हेलो स्टूडेंट्स, हमने सेल और उसके जो टाइप थे उसमें जो मैकेनिज्म होने वाली थी सेल पर वो हम देख चुके हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इनमें आपको डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस की। तो देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है। हम बात करते हैं ईएमएफ की और एक है हमारे पास में पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन electricity does not pass। दो इलेक्ट्रोड के बीच का एनर्जी डिफरेंस जब उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और पूरी डेफिनेशन सेम है स्टूडेंट्स। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड आफ्टर पास इलेक्ट्रिसिटी, आफ्टर पास इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करने के पहले जो एनर्जी डिफरेंस है वो है हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और जब दो इलेक्ट्रोड के बीच इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं उनके बीच के बाद का डिफरेंस है उसे हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज मैक्सिमम वोल्टेज, या इट इज मैक्सिमम फ्रॉम पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। और ये जो होता है इट इज मिनिमम देन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसके बाद अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स तो इट इज मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर से इसको मेजर करते हैं। इट इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। ठीक है। मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेन बाय सेल, मैक्सिमम वोल्टेज सेल के द्वारा हमको मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा। और ये मिनिमम वोल्टेज ऑब्टेन बाय सेल, मिनिमम वोल्टेज ऑब्टेन बाय सेल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था एनर्जी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, नर्नस्ट इक्वेशन और इसके यूजेस क्या हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, किसी भी अगर हम मेटल की बात करें तो इस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। कितने फैक्टर पर डिपेंड करता है? 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक है टेम्परेचर और दूसरा है कॉन्सेंट्रेशन। मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर और दूसरा है कॉन्सेंट्रेशन। इसी टाइप से किसी जो सेल का ईएमएफ है वो भी इन्हीं 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर और कॉन्सेंट्रेशन पर। तो सेल की ईएमएफ की स्टडी करने के लिए नर्नस्ट ने एक इक्वेशन दिया जिसे हम कहेंगे नर्नस्ट इक्वेशन। ठीक है। तो मान लीजिए कोई सी रिएक्शन स्टेप से कंप्लीट होती है। देखिए ये M मेटल है, इस पे N इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसने N इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? गेन कर लिया। तो गेन करने के बाद ये न्यूट्रल हो जाएगी और इसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन। क्या हो जाएगा इसका? रिडक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो रिडक्शन हुआ है इसके लिए नर्नस्ट ने एक इक्वेशन रिप्रेजेंट किया जिसे हम कहेंगे नर्नस्ट
इक्वेशन, और वो इक्वेशन देखिए, अकॉर्डिंग टू हिम इज इक्वल्स टू E0 माइनस RT अपॉन NF ln E M अपॉन Mn प्लस, ठीक है, ये है। अब बट नेचुरल लॉगरिथम, ln E ये होता है 2.303 log बेस 10, तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में लिख देंगे हम। तो E इज इक्वल्स टू E0 माइनस RT अपॉन NF 2.303 log बेस 10, और ये आ जाएगा M अपॉन Mn प्लस, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास में 2। अब वेयर करके आपको बताना है कि कौन सी चीज़ यहाँ पर क्या है। देखिए आप वेयर E इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। उसके बाद में R की कभी हम बात करें तो R हमारे पास क्या है, गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 8.314 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम बात करें T की, तो T यहाँ पर है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। F हमारे पास में फेराडे कांस्टेंट, फेराडे कांस्टेंट। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम बात करें N इज इक्वल्स टू हमारे पास में है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। M की बात करें तो ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स, और Mn प्लस की अगर बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये थी नर्नस्ट इक्वेशन, ठीक है, जो किसी भी सेल के EMF पर टेम्परेचर और उसके कॉन्सेंट्रेशन, इन दोनों का क्या इफेक्ट पड़ता है उसकी स्टडी करने के लिए इसने दी थी नर्नस्ट ने। अब देखिए इसके कभी हम यूजेस देखें, ठीक है, नर्नस्ट इक्वेशन की क्या यूजेस हो सकते हैं। तो देखिए यूजेस में बहुत ही सिंपल है। पहला तो ये है कि सेल में जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है, सेल की कॉन्सेंट्रेशन मतलब सेल के EMF पर उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो चेंज है उसकी हम स्टडी कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने की क्या कर सकते हैं, हम स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद जो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इस इलेक्ट्रोड की कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंज होती है उसकी हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वर्क डन बाय सेल, इसके हम क्या कर सकते हैं, स्टडी, और इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, W इज इक्वल्स टू NF, ठीक है। उसके बाद टोटल वर्क की हम स्टडी कर सकते हैं जो सेल के द्वारा डन होता है, W इज इक्वल्स टू NE0F, ठीक है। उसके बाद सेल की फ्री एनर्जी में जो चेंज होता है उसकी हम स्टडी कर सकते हैं, मतलब डेल स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी 0 इज इक्वल्स टू माइनस NE0F। उसके अलावा हम सेल का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी लर्न कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसको भी हम लर्न कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नर्नस्ट इक्वेशन जो है ये उसके यूजेज हैं। हम नर्नस्ट इक्वेशन की हेल्प से इतने सारे इंपॉर्टेंट वर्क लर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं हमारे
अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कोरोजन फैक्टर और इसके प्रिवेंशन। कोरोजन क्या है, इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं और इसके प्रिवेंशन क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोजन की डियर स्टूडेंट्स कि कोरोजन क्या होता है। कोरोजन देखिए, अगर किसी भी मेटल को हम ओपन रख दें, मतलब खुला छोड़ देते हैं, तो मेटल जो है वो एयर और हम बात करें मॉइस्चर, इसकी कनेक्ट में आ जाती है। तो जैसे ही कोई सी भी मेटल खुला छोड़ने पर एयर और मॉइस्चर की अगर कनेक्ट में आएगी तो ये धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगती है। स्लोली क्या हो जाएगी, ये डिस्ट्रॉयड, स्लोली ये डिस्ट्रॉय होने लग जाएगी। इस प्रोसेस को हम कहेंगे कोरोजन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कोरोजन। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल तो जो सिल्वर है Ag, ये कन्वर्ट हो जाती है ब्लैक, काली हो जाती है, इसको अगर खुला छोड़ देंगे तो ब्लैक सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगी सिल्वर। उसके बाद में कॉपर जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्रीन कॉपर में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन कॉपर में। उसके बाद अगर हम बात करें रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन Fe, तो जो रस्ट है उसका जो डियर स्टूडेंट फॉर्मूला है, फॉर्मूला ऑफ रस्टिंग या रस्ट Fe2O3.XH2O, ये रस्टिंग का फॉर्मूला है, आप इसको ध्यान रखें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है कोरोजन। अब इसके फैक्टर कौन कौन से हैं, ठीक, मतलब जिससे ये बढ़ता है या घटता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। नंबर 1, ठीक है, नेचर ऑफ मेटल, नेचर ऑफ मेटल। डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी मेटल का E0 मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, E0 अगर कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर किसी मेटल का E0 नेगेटिव है मतलब वो मोर रिएक्टिव है, और अगर वो मोर रिएक्टिव है तो E0 नेगेटिव होने पर उसमें कोरोजन क्या होगा, फास्ट होगा। कोरोजन कैसा होगा, फास्ट। और अगर E0 उसका पॉजिटिव है, ठीक है, तो कोरोजन कैसा होगा, उसमें स्लो होगा। ठीक है, उसके बाद हम अगली बात करते हैं। देखिए नेचर ऑफ मेटल बोले या फिर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। देखिए अगर उसकी जो सरफेस है मेटल की ये स्मूथ है, ठीक है, तो स्मूथ होने पर उसमें जो कोरोजन होगा वो स्लो होगा। कैसा होगा, स्लो। लेकिन अगर मेटल की सरफेस अगर रफ है तो ये मॉइस्चर को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी और जो कोरोजन है ये कैसा हो जाएगा स्टूडेंट, फास्ट हो जाएगा। कोरोजन कैसा हो जाएगा, फास्ट। स्मूथ सरफेस पर कोरोजन स्लो होगा, लेकिन रफ सरफेस अगर आती है तो कोरोजन कैसा हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं नेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, नेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। डियर स्टूडेंट्स, अगर एटमॉस्फेयर की बात करें, एटमॉस्फेयर में अगर मॉइस्चर ज़्यादा है, ठीक है, मॉइस्चर अगर ज़्यादा होगी तो मेटल जो है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगी, मतलब उसमें कोरोजन कैसा होगा, फास्ट होगा। और अगर मॉइस्चर जो है ये लेस अमाउंट में है तो जो कोरोजन है वो कैसा होगा डियर स्टूडेंट्स, स्लो होगा। मॉइस्चर ज़्यादा रहेगी, कोरोजन फास्ट होगा। मॉइस्चर कम रहेगी, कोरोजन कैसा होगा, स्लो रहेगा। उसके बाद अगले टॉपिक की अगर हम बात करते हैं, उसके बाद अगर हम अगले टॉपिक की बात करते हैं तो है अमाउंट ऑफ CO2। डियर स्टूडेंट्स, अगर CO2 का अमाउंट इंक्रीज होता है एटमॉस्फेयर में, CO2 का अमाउंट अगर इंक्रीज होता है, ठीक है, तो जो कोरोजन होगा वो फास्ट होगा। और अगर इसका अमाउंट डिक्रीज होता है
तो कोरोजन कैसा होगा? स्लो होगा। उसके बाद बात करते हैं पीएच वैल्यू। डियर स्टूडेंट्स, अगर एटमॉस्फेयर की जो पीएच वैल्यू है वो अगर एसिडिक है, कैसी है? एसिडिक, तो जो कोरोजन होगा वो कैसा होगा? फास्ट होगा। लेकिन अगर एटीएम जो है इसका नेचर कैसा होगा? बेसिक होगा, तो कोरोजन कैसा होगा? स्लो होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो उसके फैक्टर हैं जो कोरोजन को इंक्रीज करते डिक्रीज करते हैं वो फैक्टर थे। अब हम बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन मतलब कोरोजन से कैसे बचाया जाए किसी भी मेटल को। ठीक है, तो आइए इसके लिए हम देखते हैं। प्रिवेंशन, प्रिवेंशन मेथड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रिवेंशन मेथड की हम बात कर रहे हैं। प्रिवेंशन मेथड, ठीक है। तो प्रिवेंशन मेथड को आप देखिए, सबसे पहला तो हम यूज़ कर सकते हैं ऑयल या फिर ग्रीस, इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं ऑयल पेंट का, ठीक है, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं वार्निशेस का। ठीक है, ये हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम अगर प्योर मेटल का यूज़ करते हैं तो भी कोरोजन कम होगा। उसके बाद अगर हम एलोइस का यूज़ करते हैं तो भी कोरोजन क्या होगा? कम होगा। एलोइस का यूज़ कर सकते हैं, प्योर मेटल यूज़ करके हम इसको दूर कर सकते हैं, बच सकते हैं इससे। उसके बाद जो एंटी रस्टिंग सॉल्यूशन है उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ एंटी रस्टिंग सॉल्यूशन। जैसे हम बात करें सोडियम फॉस्फेट, ये एंटी रस्टिंग सॉल्यूशन है। जैसे जो आपने देखी होगी अंडरग्राउंड जो पाइपलाइन जाती है जिसमें लोहे के पाइप दबाए जाते हैं, इसका सॉल्यूशन लगा दिया जाता है ताकि उस पर रस्टिंग ना हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, तो डियर स्टूडेंट्स, इसको आप गैल्वेनाइजेशन का एग्जांपल भी ले सकते हैं। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए इसमें होता क्या है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक लेस रिएक्टिव जो मेटल है इसमें उसको कोटेड करते हैं मोर रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, लेस रिएक्टिव मेटल कोटेड बाय मोर रिएक्टिव मेटल। लेस रिएक्टिव मेटल को हम कोटेड कर देंगे मोर रिएक्टिव मेटल से, तो जब भी कोरोजन होगा किसका होगा? मोर रिएक्टिव मेटल का होगा। और जो लेस रिएक्टिव मेटल है जिसका हमें ज़्यादा यूज़ करना है वो सुरक्षित रहेगी। इस प्रोसेस को हम कहेंगे सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। और इसका बेहतरीन मैं आपको एग्जांपल बता दूं कि आयरन मेटल कोटेड बाय जिंक मेटल। आयरन इज कोटेड बाय जिंक मेटल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन से कैसे बचा जाए, उसकी क्या प्रोटेक्शन हम कर सकते हैं, ये आपने देख लिया है। कोरोजन क्या होता है, उसके क्या फैक्टर अफेक्टिंग है और इसके प्रिवेंशन मेथड क्या है, ये सारे की सारे हमारे पास क्लियर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास में है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम कोरोजन की बात करते हैं तो स्पेशली इसमें बात आएगी रस्टिंग की।
कि रस्टिंग की इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, आप एक आपको इक्वेशन मिलेगी कि जो रस्टिंग है, रस्टिंग इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है ये? इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। तो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो आयरन है इसकी सरफेस पर बहुत सारे सेल बन जाते हैं। बहुत सारे क्या बन जाते हैं? सेल बन जाते हैं। इन सेल को हम कहेंगे कोरोजन सेल। क्या कहेंगे हम इस सेल को? कोरोजन सेल, या फिर कोरोजन कपल भी आप बोल सकते हैं। तो इसमें जो आयरन है, आयरन के दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं आयरन के? दो पार्ट। एक होता है प्योर पार्ट ऑफ आयरन और एक होता है इम्प्योर पार्ट ऑफ आयरन। तो डियर स्टूडेंट, जो प्योर पार्ट होता है आयरन का वो एक्ट करता है एनोड का, और जो इम्प्योर पार्ट होता है वो एक्ट करता है कैथोड का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। तो सबसे पहली बात आएगी एट एनोड। तो एनोड पर क्या होगा, ये जो प्योर आयरन है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, AQ 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। ठीक स्टूडेंट्स, अब सेकंड सिचुएशन की अगर हम बात करते हैं तो आएगा एट कैथोड। तो यहां पर क्या होगा, मॉइस्चर ऑफ एटमॉस्फेयर और एयर ऑफ एटमॉस्फेयर ये इन 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन करेंगे। तो ये बनाएगा 2OH माइनस, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा। मतलब यहाँ पर जो प्रोसेस होगी वो होगी रिडक्शन। कौन सी प्रोसेस होगी? रिडक्शन। अब थर्ड स्टेप की कभी हम बात करें, तो ये जो फेरस आयन है और हाइड्रोक्साइड आयन ये आपस में जब मिलेंगे तो ये फेरस हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फेरस हाइड्रोक्साइड। फिर अगेन स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये जो फेरस हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, ये वापस रिएक्ट करेगा मॉइस्चर से और एयर से। ठीक है, तो ये यहां पर बनाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड। क्या बना लेगा? देखिए ये फेरस हाइड्रोक्साइड था और ये फेरिक हाइड्रोक्साइड है। अब लास्ट स्टेज की कभी हम बात करें तो ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड फाइनली कन्वर्ट होता है फेरिक हाइड्रेटेड ऑक्साइड या फेरिक हाइड्रेटेड हेमीहाइड्रेट। तो फेरिक हाइड्रेटेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसे हम कहेंगे रस्ट। क्या कहेंगे? रस्ट। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते फॉर्मूला पूरा, अगर आपको बैलेंस करना हो। इस टाइप से इसकी इलेक्ट्रोकेमिकल जो मैकेनिज्म है वो कंप्लीट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन, जिसमें प्योर पार्ट था आयरन का, इम्प्योर पार्ट था, आपने जैसे देखा है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको आप डेनियल सेल भी बोल सकते हैं, और एक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसको आप लेड स्टोरेज सेल भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और ये हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, बहुत ही सिंपल से डिफरेंस है हमारे पास में। नंबर 1, ये किस में कन्वर्ट करता है?
ये जो सेल है ये केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जस्ट अपोजिट ये जो सेल है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा? केमिकल एनर्जी में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये केमिकल एनर्जी को बदलता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो इलेक्ट्रिकल को बदलता है केमिकल में। इसमें हम कभी बात करें तो सेल जो है वो कंप्लीट होता है 2 बीकर्स में। इसमें सेल कंप्लीट होता है 1 बीकर में। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें कभी हम बात करें तो सॉल्ट ब्रिज रिक्वायर्ड है। और इसमें सॉल्ट ब्रिज नॉट रिक्वायर्ड। डियर स्टूडेंट्स, इसकी कभी हम बात करें तो इसमें जो एनोड है वो नेगेटिव है और जो कैथोड है वो कैसा है? पॉजिटिव है। जस्ट अपोजिट यहाँ अगर बात करें तो इसमें जो एनोड है वो पॉजिटिव है और कैथोड है वो कैसा है? नेगेटिव है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें वर्क डन बाय सेल के द्वारा इसमें कार्य किया जाता है। और इसमें वर्क डन ऑन सेल। फिर इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एनोड से कहाँ जाते हैं? कैथोड की ओर। और डियर स्टूडेंट, इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ? इलेक्ट्रिसिटी से निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी से कहाँ मूव करते हैं? कैथोड की ओर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें जो प्रोसेस होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है। कैसे होती है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। और इसमें कैसे होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस। देखिए स्पॉन्टेनियस इसलिए है कि जैसे 2 बीकर हमने लिए और एनोड और कैथोड को जैसे ही हम जोड़ेंगे तो मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चालू हो जाएगा। ये नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप नहीं होती। जब तक हम बैटरी को चार्ज पर नहीं रखेंगे तब तक इसमें इलेक्ट्रॉन पास नहीं होंगे। ठीक है, इसीलिए इसमें इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर जाएंगे स्पॉन्टेनियस है। इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी से कैथोड की ओर जाते हैं, इसीलिए ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसमें जब सेल वर्क करेगा तो जो फ्री एनर्जी है, ठीक है, फ्री एनर्जी इसमें क्या होगी? डिक्रीज होगी। लेकिन इसको जब हम चार्ज लगाते हैं तो फ्री एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। एग्जाम्पल आपको पता ही, गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल, उसके एग्जाम्पल हैं लेड स्टोरेज सेल, निकेल कैडमियम सेल, किसान टॉर्च है, इन्वर्टर बैटरी जो भी हो वो सब उसमें है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास था एनर्जी डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फेराडेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। फेराडे के लॉ हैं, उनको आप देख लीजिए। देखिए फेराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए सर इन 1833 फेराडे ने अपने प्रैक्टिकल के बेस पर, इलेक्ट्रोलाइसिस के बेस पर 2 लॉ दिए जिन्हें हम फेराडे लॉ कहेंगे। तो सबसे पहला देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे। टोटल 2 उन्होंने लॉ दिए थे। फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे, देखिए ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, ध्यान से सुनना, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which deposit on electrode is directly proportional to their charge। इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान क्या होता है कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो सब्सटेंस डिपॉजिट होता है उसका जो अमाउंट है वो इलेक्ट्रोड में जो चार्ज पास हो रहा है उसके डायरेक्टली क्या होता है? प्रोपोर्शनल। ऑन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस द अमाउंट विच डिपॉजिट ऑन इलेक्ट्रोड
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर चार्ज। Hence W is equals to ZQ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, W जो है ये जो अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड पर वो है हमारे पास में, डिपॉजिट सब्सटेंस है हमारे पास में, इलेक्ट्रोड पर जो भी डिपॉजिट होता है वो है। Q यहाँ पर क्या है हमारे पास में, चार्ज है, और Z एक कांस्टेंट है जिसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, ये ध्यान रखें, Z एक कांस्टेंट है जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, और थोड़ा सा आप गहराई में कभी जाते हैं तो Q इज इक्वल्स टू होता है I इंटू टी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट W इज इक्वल्स टू Z इंटू I इंटू टी, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड। बट I इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर हो, T इज इक्वल्स टू कितना हो, 1 सेकेंड हो, देन W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Z। W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Z। मतलब किसी भी उस अकॉर्डिंग, इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने वाले सब्सटेंस का अमाउंट जो है वो उसके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट के इक्वल होता है। आप ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे की बात करते हैं। ये उसका फर्स्ट लॉ था जो फेराडे का था। इसके बाद फेराडे के हम सेकंड लॉ की कभी बात करते हैं। तो देखिए फेराडे का सेकंड लॉ क्या है। सेकंड लॉ ऑफ फेराडे, देखिए जब सेम इलेक्ट्रिसिटी, व्हेन सेम इलेक्ट्रिसिटी पास्ड इन डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स, when same electricity pass in different electrode, then the amount of substance which deposit on electrode, deposit amount of substance, when same electricity passed in different electrodes, then deposit amount of substance is directly proportional to their equivalent mass। W directly proportional to E, और आप ऐसा भी लिख सकते हैं W अपॉन E इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। देखिए जब डिफरेंट इलेक्ट्रोड में सेम इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड पर अमाउंट डिपॉजिट होता है वो उसके इक्विवेलेंट कांस्टेंट या इक्विवेलेंट मास क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मान लीजिए डिफरेंट इलेक्ट्रोड की बात करें तो W1 W2 दो इलेक्ट्रोड हैं और ये इनका मास है E1 E2, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं W1 अपॉन E1 इज इक्वल्स टू W2 अपॉन, ये फेराडे का जो है सेकंड लॉ था। अब देखिए इस लॉ के कभी हम यूजेस देखते हैं। देखिए यूजेस, एप्लीकेशन, एडवांटेज सभी की एक ही बात है। एक तो हम किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट लर्न कर सकते हैं, इसकी स्टडी कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। दूसरी बात, हम सेल पर होने वाले डिपॉजिट अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं कि सेल पर डिपॉजिट अमाउंट कितना हुआ। उसके बाद सेल का ये जो अमाउंट है उसका इक्विवेलेंट मास लर्न कर सकते हैं। क्या लर्न कर सकते हैं, इक्विवेलेंट मास। ये हैं फेराडे के यूजेस, फेराडे के जो लॉ हैं उनके यूजेस हैं। इसके बाद कभी हम बात करें इलेक्ट्रोलाइसिस की, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के यूजेस तो बहुत ही सिंपल हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस के जो यूजेस हैं वो होते हैं मेटल प्यूरिफिकेशन में। इलेक्ट्रोलाइसिस के यूजेस हैं मेटल प्यूरिफिकेशन,
फिर मेटल एक्सट्रैक्शन, ठीक है, ये मेटल प्लेटिंग, ये किसके यूजेज डियर स्टूडेंट्स, ये यूजेज हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के। और ये किसके यूजेज हैं, फेराडे लॉ के, ठीक है। तो फेराडे के जो इलेक्ट्रोलाइसिस के लॉ थे वो दोनों लॉ खत्म हो गए हैं, उसके क्या एडवांटेज हैं या एप्लीकेशन या यूजेज हैं, ठीक है, ये सभी आपके सामने क्लियर है। अब हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसके कैरेक्टरिस्टिक और इसके यूजेस। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखिए, जब हम एलिमेंट्स को जब हम अरेंज करेंगे, उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब E0, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जब एलिमेंट को हम उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऑर्डर में अरेंज करेंगे, किसके ऑर्डर में अरेंज करेंगे, उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसके सीक्वेंस में जब हम उसे अरेंज करते हैं तो हमको जो एक सीरीज मिलेगी उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या फिर इलेक्ट्रोएक्टिविटी सीरीज। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसके ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज करने पर जो सीरीज मिलेगी उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। अब इस सीरीज में देखिए ये आपके सामने जैसे है यहाँ पर, डियर स्टूडेंट्स, ये सीरीज आपके सामने शो की गई है, आप जैसा देख रहे हैं ये सीरीज आप जैसे देख रहे हैं। देखिए आप पहले प्लस वाले से बना सकते हैं, फिर माइनस आ जाएगा, या माइनस वाले से बनाएं तो प्लस आ जाएगा। आपको जिस टाइप से भी अरेंज करना है आप इस सीरीज को वैसा अरेंज कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की देखिए, आप जैसे अरेंज करेंगे, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक बोलने का तरीका अलग हो जाएगा, अप टू डाउन या डाउन टू अप में, समझ रहे होंगे आप मेरी बात को। और अगर आप पहले नेगेटिव लिखते हैं उसके बाद पॉजिटिव लिखते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक इसके अलग हो जाएंगे। अब जैसे हमने यहाँ पॉजिटिव पहले लिखे हैं उसके बाद में नेगेटिव आए इस सीरीज़ में, आप PDF पढ़ेंगे तो हो सकता है पहले आपको नेगेटिव मिले उसके बाद आपको पॉजिटिव मिले, वो पॉसिबल है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं इस कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें सीरीज की, तो क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर पॉजिटिव पहले है, ठीक है, तो अगर पॉजिटिव सीक्वेंस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला हमारे पास में ये है कि अगर हम अप टू डाउन जाते हैं, अप टू कहाँ जाते हैं, डाउन, ठीक है, तो जो मेटल है, मेटल की रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अप टू डाउन जाने पर मेटल की रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है क्योंकि ऊपर नॉन मेटल है ज़्यादातर। उसके बाद अगर हम अप टू कहाँ जाते हैं, डाउन जाते हैं, ठीक है, तो अप टू डाउन जाने पर जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर ये क्या होगा, डिक्रीज होगा, और रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, ये आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए बीच में कहीं ना कहीं एक जगह आपको हाइड्रोजन मिलेगा, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है, ये देखिए। तो जो एलिमेंट
हाइड्रोजन से नीचे हैं इस सीरीज के अकॉर्डिंग, बिलो हाइड्रोजन, ठीक। जो एलिमेंट हाइड्रोजन के कहाँ हैं, नीचे हैं, वो हाइड्रोजन के कंपेयर में क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप ध्यान रखें। इसका मैं आपको सिंपल सा पहले एक एग्जांपल बता देता हूं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि हाइड्रोजन से कैसे मोर रिएक्टिव है। मान लीजिए ये मैंने यहाँ पर एक रिएक्शन लिखी है कि ये H2SO4 प्लस, यहाँ पर मान लीजिए कोई सी भी हम मेटल लेते हैं, निकिल की बात करें, कोबाल्ट की बात करें, या और इसके कभी नीचे जाते हैं तो आयरन की बात करें। ये मान लीजिए हमने ले लिया Fe, तो ये इसको रिप्लेस कर देगा और ये बनाएगा FeSO4 और प्लस में क्या आ जाएगा H2। मतलब ये हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन हाइड्रोजन इसको रिप्लेस नहीं कर सकता, किसको, Fe को। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखें। उसके बाद हम अगर बात करते हैं कि जो भी हाइड्रोजन, जो भी एलिमेंट बिलो हाइड्रोजन है, ठीक है, वो इजीली एसिड से रिएक्ट करेंगे। किससे रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट विथ एसिड, और क्या रिलीज करेंगे, हाइड्रोजन रिलीज करेंगे। क्या रिलीज करेंगे, हाइड्रोजन। जैसे देखिए ये जितने भी नीचे वाले एलिमेंट हैं, ठीक है, तो हम इसमें बात स्पेशली निकिल की भी कर सकते हैं। तो ये जैसे हमने ले लिया 2HCl प्लस Ni, तो ये आ जाएगा हमारे पास में NiCl2 और क्या रिलीज कर देगा, ये हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। और एक और इसमें आपको मैं बात बताऊं स्टूडेंट्स, ध्यान रखने का, जो मेटल जितनी ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, ध्यान से सुनना आप मेरी बात को, जिस मेटल पर जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा वो मेटल उतनी ही ज़्यादा रिएक्ट करेगी। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें, अच्छे से आप सुन ले उस बात को, कि इस पूरी एक्टिविटी सीरीज में एक बात स्पेशली आप ध्यान रखें कि जिस मेटल का E0 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा वो मेटल उतनी ही ज़्यादा रिएक्टिव होगी। ठीक है, आप मेटल के बारे में ऐसा ध्यान रखना, पूरी पीरियोडिक टेबल। और जिसका E0 नेगेटिव है, ये पॉजिटिव मेटल को नेगेटिव जो मेटल है नेगेटिव वाले पॉजिटिव मेटल को क्या कर सकती है, रिप्लेस कर सकती है। मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम इसकी हेल्प से लर्न कर सकते हैं। यूजेस की अगर हम बात करें, मान लीजिए कि हमको ये एग्जांपल आपको दिया गया है, ये दिया है मैंने आपको ZnSO4 प्लस Cu, और एक आपको दिया हुआ है CuSO4 प्लस Zn। अब इसमें से कौन सी पॉसिबल है? तो देखिए, जब आप PDF के जो नोट्स पढ़ेंगे उसमें आपको क्लियर लिखा मिलेगा किसका पॉजिटिव है किसका नेगेटिव है। तो मान लीजिए जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो नेगेटिव होता है और कॉपर का कैसा होता है, पॉजिटिव। कॉपर का कैसा होता है, पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिव है ये इसको नेगेटिव वाली को रिप्लेस नहीं कर सकता, मतलब यहाँ पर नो रिएक्शन। लेकिन इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव इसको रिप्लेस कर देगी और ये बनाएगा ZnSO4 रिप्लेस कर सकते हैं ये इसको। तो ये इसको रिप्लेस करने के बाद क्या बनाएगा, ZnSO4 और Cu क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो जितने भी नेगेटिव वाले हैं पॉजिटिव वाले को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन जितने पॉजिटिव वाले हैं वो नेगेटिव चार्ज वाले एलिमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकते। आप इसका ध्यान रखें। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप लर्न कर सकते हैं। इसके बाद आप इस सीरीज की हेल्प से, डिस्प्लेसमेंट के अलावा आप इस सीरीज की हेल्प से किसी भी सेल का EMF फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं, सेल का EMF। और इसका फॉर्मूला ये रहा आपके सामने, E सेल इज इक्वल्स टू E कैथोड माइनस E एनोड। ठीक है, कैथोड माइनस एनोड, ये फॉर्मूला होता है सेल के EMF। उसके बाद में अगर हम बात करें तो मेटल की रिएक्टिविटी की हम स्टडी कर सकते हैं, कौन सी मेटल मोर रिएक्टिव है कौन सी लेस रिएक्टिव है। जिसका नेगेटिव E0 मोर रिएक्टिव मेटल है, जिसका पॉजिटिव E0 है वो लेस रिएक्टिव मेटल है। इसके बाद हम जो भी एलिमेंट है उनकी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को भी लर्न कर सकते हैं।
रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को भी क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। ये है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, और बाकी जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाएंगे आपके डाउट में। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमारे पास में कुछ न्यूमेरिकल हैं, तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल को हम देख लेते हैं। ये जैसे आपको न्यूमेरिकल दिया है, एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी हमको लर्न करना है, जबकि ये हमको दिया गया है, इतना सारा न्यूमेरिकल में हमको दिया है। तो जनरली मैं आपको सबसे पहले एसिटिक एसिड का फॉर्मूला बता दें हम आपको। देखिए, अकॉर्डिंग टू कोलराश लॉ, लेम्बडा एम इनफाइनाइट इज इक्वल टू होता है लेम्बडा एम प्लस लेम्बडा एम क्या होता है, माइनस। अब हमको लर्न करना है एसिटिक एसिड की। CH3COOH की लर्न करना है, और इसका किसकी हेल्प से करना है, इनकी हेल्प से करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हमको दिए हुए चारों, या तो पहले सीधा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। चलिए, ये चारों हमको दिए हैं, और मैंने आपको बताया है कि क्योंकि NaCl जो है सबसे स्ट्रांग है, इसीलिए इसकी जो वैल्यू है ये सबसे लास्ट में आएगी माइनस में, और इसकी हेल्प से हम वीक की लर्न कर सकते हैं। तो चूंकि ये तो हमको फाइंड करना है, HCl की वैल्यू हमको कितनी दी है, इसकी हमको वैल्यू कितनी दी है, प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा हमारे पास में, माइनस ये हमको दिया है 126, तो ये तो सेम रहेगा हमारे पास। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो अप्रोक्स हमारे पास में ये जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इसकी जो यूनिट रहेगी, ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी यूनिट हमारे सामने है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप ध्यान रखें। $391 अप्रॉक्स इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास, और यूनिट सेम रहेगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। देखिए स्टूडेंट्स, आप इस न्यूमेरिकल को अगर और बड़े स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो ये जैसे हमने कोलराश का फॉर्मूला लिख दिया, आप ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर गिवन लेम्बडा HCl इस टाइप से दिया है, लेम्बडा ये दिया है, वो दिया है, और फाइंड करना है ये। इस टाइप से 4 लाइन आपकी और बढ़ सकती है, गिवन में ये 3 और फाइंड ये करना है कैलकुलेट। इस टाइप से आप 4 लाइन और बढ़ा सकते हैं इसकी। ठीक है स्टूडेंट, ये बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है 2 मार्क्स के हिसाब से। ठीक, अब हम अगले न्यूमेरिकल की कभी बात करते हैं। नोट्स में आपको और पूरा ये डिटेल में मिल जाएगा। अगला न्यूमेरिकल ये रहा हमारे पास। तो देखिए, इसको हम कैसे सिस्टमेटिक करेंगे। सबसे पहले कोलराश के लॉ की अगर हम बात करते हैं तो लेम्बडा एम इनफाइनाइट होता है अब हम बात करते हैं गिवन में। इस टाइप से पहले वाले को भी फाइंड कर सकते हैं, जो आपने देखा है उसको भी आप सजा सकते हैं कि आपको लेम्बडा 1/3 Fe3 प्लस ये दिया है हमको 18 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। उसके बाद में 1/2 SO4 2 माइनस, ये आपको दिया है 16 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और फिर आपको लेम्बडा एम फाइंड करना है किसके लिए, Fe2 SO4 3, इसकी कंडक्टिविटी क्या करना है, फाइंड करना है। ये आपका स्टेप से हमने जमा लिया है। अब हम रूल्स की ओर चलते हैं।
देखिए अब हम इसकी ओर चलते हैं कि ये, या तो इसको मैं और भी शॉर्ट करना चाहता हूँ। यूनिट देखिए आप सेम रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। हम यहाँ से इसकी चर्चा कर लेते हैं। यूनिट तो आप सेम रखेंगे, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं आगे। तो ये हमको दिया है, ये इसकी हमको लर्न करना है, Fe2 ये हमको दिया है। देखिए ये यहाँ पर 2 है, तो हम इसको कितना लिखेंगे 2 अकॉर्डिंग टू कोलराश लॉ। ये 2 दिया है तो 2 और ये लिखेंगे 1/3 Fe3 प्लस अब हम ये 3 दिए हैं तो लिखेंगे 3 लेम्बडा 1/2 और ये आ गया SO4 2 माइनस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये तो हम सेम एज इट इज़ रखेंगे। उसके बाद इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू Fe3 की वैल्यू कितनी दी है 80 प्लस 3 2 6 इंटू SO4 की वैल्यू कितनी दी है 60, सेम एज 480 प्लस 360, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका जो भी आंसर होगा ठीक है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर इसका आंसर होगा 840 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम हमारे अगले न्यूमेरिकल की बात करते हैं। ये दिया है, सबसे पहले तो कोई सा भी जब न्यूमेरिकल आएगा आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ पर हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करें। जैसे ये दिया है तो ये लर्न करना है हमको। वी नो दैट अल्फा इज इक्वल टू होता है लेम्बडा एम वी अपॉन लेम्बडा एम इनफाइनाइट, या फिर आप इसके प्लेस पे ऐसा भी लिख सकते हैं लेम्बडा एम वी इज इक्वल टू लेम्बडा एम प्लस लेम्बडा एम क्या लिख सकते हैं हम माइनस, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं गिवन देखिए हमको दिया है लेम्बडा एम CH3COOH एसिटिक एसिड की हमको दी हुई है, या फिर बात करें तो लेम्बडा एम वी इस टाइप से दिया है, ये दिया हमको 18.30 ओम इनवर्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लेम्बडा एम H प्लस और लेम्बडा एम CH3COO माइनस। तो एसिटेट आयन की हमको दी है, ये हमको दिया है 349.8 और ये दिया है 440.9, ये हमको दिया है पूरा। देखिए टेम्परेचर को देख के आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। टेम्परेचर का हमारा कोई रिलेशन नहीं है, मोलरिट कंडक्टिविटी हमको दी हुई है और ये आयोनाइजेशन कंडक्टिविटी हमको दी हुई है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखिए इक्वेशन फर्स्ट में क्या करना है। अल्फ़ा इज इक्वल टू ये हमको दिया है 18.30 और नीचे हमको ये वैल्यू देखिए आप 349.8 प्लस 40.9 अल्फ़ा इज इक्वल टू, देखिए इसके प्लेस पे हमने ये रख दिया और ये दोनों का टोटल सम। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन लर्न करना है तो ये 18.30 अपॉन है ना हमारे पास में होगा, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू जो भी आपका पॉइंट में आएगा वो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। जो भी आपका रहेगा वो क्या रहेगा आंसर रहेगा, और इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। ध्यान रखें डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन की कोई यूनिट नहीं होती है। .00416 इस टाइप से कुछ इसका जो भी है वो आंसर आ जाएगा हमारे पास में। ये जैसे आपको एक दिया है अगला न्यूमेरिकल
एनोड और कैथोड हमको फाइंड करना है और सेल का ईएमएफ भी हमको फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले तो रिएक्शन एज इट इज़ हमको जो दी हुई है, ठीक है, तो मैंने आपको जो बताया था जिस मेटल की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, एक और बात यहाँ पर क्लियर करता हूँ, जिसकी वैल्यू नेगेटिव रहेगी उसका हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन, जिसकी पॉजिटिव रहेगी उसका हमेशा क्या होगा, रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ होता है, एनोड पर, मैं आपको बता चुका हूँ, और रिडक्शन हमेशा कहाँ होता है, कैथोड पर। तो सबसे पहले हम ये रिएक्शन ऐसे कैसे लिख देंगे, गिवन दैट आंसर में, और ये पूरा का पूरा आप यहाँ तक उतारेंगे स्टूडेंट्स, पूरा का पूरा सेम इट इज गिवन दैट करके यहाँ पर 1 2 3 और ये 4 लाइन गिवन दैट करके 1 2 3 और ये 4 लाइन आप उतारेंगे यहाँ, ठीक है। इसके बाद हमको लिखना है बिकॉज Ni इज ऑक्सीडाइज्ड, तो इसीलिए ये क्या होगा, एनोड, और Ag जो है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, Ag क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, इसीलिए ये क्या होगा, कैथोड। देखिए एक माइनस आई एक प्लस आए, तो जिसके ऊपर माइनस चार्ज आता है, जिसके सामने माइनस में वैल्यू है उसका हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, मतलब वो एनोड होगा, जिसकी वैल्यू प्लस में है मतलब वो रिडक्शन होगा और वो कैथोड होगा। और अगर 2 माइनस वाली वैल्यू है तो जो ज़्यादा माइनस में रहेगी उसका ऑक्सीडेशन होगा, वो एनोड होगा, और कम माइनस वाली रिडक्शन होगा और वो कैथोड होगा। अब ऐसे कैसे, ईएमएफ सेल का, तो ये फॉर्मूला होता है E0 सेल इज इक्वस टू ई कैथोड माइनस ई क्या होता है, एनोड। तो देखिए E0 सेल इज इक्वस टू, कैथोड हमारे पास में कौन सा इलेक्ट्रोड है, सिल्वर, मतलब इसकी वैल्यू कितनी 0.80, और ये माइनस का साइन है, और फिर ये वापस माइनस हमारे पास में 0.25, तो ये हमारे पास में ई सेल इज इक्वस टू कितना हो जाएगा, 1.05 वोल्ट, ये सेल का ईएमएफ हो जाएगा, क्योंकि माइनस में ये भी यहाँ पर है और माइनस की वैल्यू वो भी है, तो ये 1.0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सेल का ईएमएफ आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी माध्यम से, ठीक है। तो ये हमारी जो 3rd यूनिट थी, आपको इसमें कुछ डाउट लगे वो आप डाउट बॉक्स में डाल सकते हैं, उनका हम आपको सॉल्यूशन करके देंगे। बाकी जो आपको पूरे नोट्स है वो PDF के रूप में प्रिंट आउट आप ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यूनिट 3rd हमारी कंप्लीट होती है। इसी के साथ जय हिंद।